हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट चाहे वो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है हम हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले कि जो है इसी विषय से संबंधित मैंने 2 वीडियो जो है अपलोड कर दी हैं। तो जिन स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। आज जो है हमारी तीसरी ये वीडियो है। तो चलिए इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उनको हम देख लेते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल जो नाम है वो किसने दिया था? तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि किसने दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हिंदी पुनर्जागरण काल किस काल को कहा जाता है। तो आप इसका सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। छायावाद को कहा जाता है, द्विवेदी युग का कहा जाता है, भारतेंदु युग को कहा जाता है, या फिर प्रगतिवाद को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल जो है वो कहा जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम क्या है। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के जो 4 प्रारंभिक प्रकरण थे उनका सही क्रम बताना है कि उसका सही क्रम क्या होगा। अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं और देश भाषा काव्य। तो इनको सही क्रम में लगाते हुए बताइए कि सही ऑप्शन क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या फिर डी रहेगा। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी। पहले आएगा सामान्य परिचय, फिर है अपभ्रंश काव्य, उसके बाद देश भाषा काव्य, और फिर फुटकल रचनाएं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर बी रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की जो सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है वो कौन सी है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, या फिर कालानुक्रम पद्धति। तो इसमें से सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विधेयवादी पद्धति। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की जो सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। और इस पद्धति का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो तेन एक विद्वान थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था, और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी इतिहास के साहित्य को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है।
तो ये जो कथन है वो किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है, तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति या फिर वैज्ञानिक पद्धति। तो आप इसका सही उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विधेयवादी पद्धति। तो ये जो कथन है वो विधेयवादी पद्धति के संदर्भ में कहा गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम में रखा: कबीर, केशव, बंग महिला और फिर मनु भंडारी। तो साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं उसमें से उन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? वर्णानुक्रम पद्धति का, कालानुक्रम पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का या फिर विधेयवादी पद्धति का। तो राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए कि उसने कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया है। तो आप इसका सही उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है: शिव सिंह सेगर जैसे कि कविवृत संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये क्या आएगा? नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बड़ा कविवृत संग्रह, मिश्र बंधु विनोद, प्राकंड कविवृत संग्रह। तो सही उगम के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो ये दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इस प्रश्न में सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। ये तीनों जो हैं, शिव सिंह सरोज को क्या कहा गया है? कविवृत संग्रह कहकर पुकारा है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको बड़ा कविवृत संग्रह कहकर के पुकारा गया है। और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत संग्रह कहकर के पुकारा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा है? तो नीचे जो है चार में जो कथन दिए गए हैं तो उसमें से बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनमें से कौन कौन से कथन लिखे गए हैं। तो उसके आधार पर आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, केवल ए, यानी कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता है। एक तो ये, फिर इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती ये, और वर्तमान लेखकों और कवियों के संदर्भ में कुछ लिखना अपने सिर एक भला मोल लेना ही जान पड़ता था। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए किस किस इतिहास ग्रंथ की सामग्री का प्रयोग किया है तो वो नीचे दिए गए हैं। तो इसमें से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। यानी कि नीचे जो हमें ये ग्रंथ दिए गए हैं तो इनमें से बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किन ग्रंथों का प्रयोग सामग्री के रूप में किया है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कवित रत्नमाला, उसके बाद कविता कौमुदी और फिर ब्रज माधुरी सार, तो इन ग्रंथों का उन्होंने उपयोग किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि संगत युगम को अलग कीजिए। इनमें से बताना है कि इसमें एक तरफ हमें ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरी तरफ ग्रंथकार का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है और कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न में जो है ये गलत दिया है, इसमें असंगत आएगा। असंगत युग्म को हमने छांटना है। तो आप बताइए, अब बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा, इसमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये है ए। ये जो है हमारा असंगत युग्म है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के ग्रंथकार का नाम क्या है, एडविन ग्रिव्ज। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के FE और हिंदी साहित्य विमर्श के पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। तो इस प्रकार से जो हमारा ये गलत है, इसमें ये भाषा काव्य संग्रह के ग्रंथकार कौन थे, तो महेश दत्त थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है। तो नलिन विलोचन शर्मा का है, डॉक्टर मैनेजर पांडे का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। तो इसमें से आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा नलिन विलोचन शर्मा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो आपको इसको बताना है कि इसमें सही क्रम क्या है। ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या फिर डी ठीक है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, मिश्र बंधु आएगा। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा डी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। तो इसमें बताना है आपने मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है और इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है इसमें वो है ए। ये जो कृष्ण बिहारी मिश्र है ये नहीं है। मिश्र बंधुओं में सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र ये आएंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्या है। ये नीचे जो है इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं, तो आपको इनको बताना है कि इसमें से सही क्रम कौन सा है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका क्या उत्तर रहेगा। जो हमारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है इसका समय क्या है, ये है 1934 का। हिंदी साहित्य की भूमिका इसका समय है 1940। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 और जो मिश्र बंधु है इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1913 में और 1934 में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। पहले आएगा मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। ये जो है हमें इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं और सामने उनके लेखकों के नाम है, ग्रंथकारों के नाम है। तो आपको बताना है कि इनको मिलान करते हुए सही उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये किसका ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की जो भूमिका है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसका है, ये है राम कुमार वर्मा का। फिर उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसका, ये है बच्चन सिंह का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या रहेगा, ए का 2, ये रहेगा बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 1862 रहेगा, 1870 रहेगा, 1883 रहेगा या फिर 1888। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1883 ईस्वी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य को परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। तो उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस कथन का जो ये जो कथन है वो किस इतिहासकार का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, बच्चन का है या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस इतिहासकार ने सुझाया था। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जब ग्रियर्सन ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था तब उन्होंने अपने इतिहास में काल विभाजन और नामकरण करने का सबसे पहले प्रयास किया था। तो उस समय में उन्होंने उनको जो है 12 भागों में बांटा था। तब उसमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता ये नामकरण उन्होंने किया था उसके अंतर्गत। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में उपयुक्त जो बातें हैं वो किस आलोचक ने कही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्विंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। तो ये किसने कहा है, टेन ने, हीगल ने, विको ने या वाल्टेयर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हीगल। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है, वाल्टियर के, हेरोदोतस के, विको के या फिर कांट के। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा वाल्टेयर। तो निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक वाल्टेयर क्या है। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनते थे उनको हमने कवर किया है। ये जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन्होंने इन प्रश्नों को नहीं देखा है, ये 3 भागों में आज मैं ये वीडियो लेके आई थी, तो इन तीनों भागों को जिन्होंने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अब हम अपनी अगली क्लास में आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर के आएंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही रही हैं, उनका स्कोर भी कितना बनता है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।